दोस्तों, प्राचीन इतिहास के इस नई सीरीज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम मौर्य राजवंश का इतिहास पढ़ेंगे, तो इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे, पतन क्यों हुआ इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे। उसके बाद जो पॉइंट्स बन सकते हैं सारे के सारे हम इसको कवर करेंगे। तो चैनल में अगर आप नए हैं दोस्तों तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो शुरू करते हैं मौर्य राजवंश का इतिहास, पतन वगैरह वगैरह। तो देखिए, मौर्य राजवंश का इतिहास एवं शासकों के नाम। तो हम पहले देखते हैं मौर्य राजवंश का इतिहास। मौर्य राजवंश का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है, क्योंकि 684 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक का समय को लगभग महाजनपद काल और मगध साम्राज्य में जो काल शासक हुए थे, शिशुनाग, नंद और हर्यक, यही सब का काल माना जाता है। तो मौर्य राजवंश 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक इसका काल है। मौर्य राजवंश प्राचीन भारत का एक महान राजवंश था। इसने 137 वर्ष भारत में राज किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री जो आचार्य चाणक्य थे, इसको कौटिल्य भी कहा जाता है, को दिया जाता है, जिन्होंने नंद वंश के सम्राट घनानंद को पराजित किया। मौर्य साम्राज्य के विस्तार एवं उसे का शक्तिशाली बनाने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। तो अशोक जो है बुद्ध से मिलने के बाद उसने क्या किया, बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति उसकी सहिष्णुता थी। मतलब जैन या ब्राह्मण धर्म या अन्य धर्म के प्रति उसका विद्वेष की भावना नहीं था। वो बौद्ध धर्म का मतलब कि समर्थक था। मौर्य राजवंश का इतिहास। मौर्य साम्राज्य पूर्व में मगध राज में गंगा नदी के मैदानों, आज के बिहार और बंगाल से शुरू हुआ। ठीक है, तो मौर्य राजवंश का इतिहास क्या है कि मौर्य साम्राज्य पूर्व में मगध राज, जो मगध राज है, गंगा नदी के मैदानों से शुरू हुआ। इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा, आज के पटना शहर के पास थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य का विकास किया। तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी और तेजी से पश्चिम की तरफ अपना साम्राज्य का विकास किया। उसने कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों को आपसी मतभेदों का फायदा उठाया, जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गए थे। तो सिकंदर के आक्रमण के बारे में, सिकंदर का भारत का अभियान जो था, उसके बारे में हमने इसके पहले ही जस्ट पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो अगर आप नहीं पढ़े तो उसको पढ़िए, प्ले लिस्ट में विजिट कीजिए। माई प्राचीन इतिहास की नई सीरीज में सारी वीडियो मिल जाएगी, तो उसको देखिए, तो और ज़्यादा जो है आपको समझ में आएगी। 316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने पूरे उत्तरी पश्चिमी भारत पर अधिकार कर लिया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य वंश बेहद विस्तार हुआ। तो अशोक के राज्य में जो है मौर्य वंश का सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान एवं शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। तो अशोक के कारण जो है मौर्य साम्राज्य को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। मौर्य साम्राज्य के पतन के देखिए क्या कारण हैं, वो देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन। मौर्य सम्राट की मृत्यु के उपरांत लगभग 2 सदियों, मतलब 322 से 184 पूर्व से चले आ रहे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य, 2 सदियों लगभग कि 200 साल, लेकिन 137 साल ही लगभग इसको शासन किया था मुख्य रूप से। लेकिन 322 से 184 ईसा पूर्व से चले आ रहे शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का विघटन होने लगा। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। ठीक है, उसका जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। इससे मौर्य साम्राज्य का मतलब कि पतन हो गया। मौर्य वंश के मुख्य पतन के कारण में देखिए पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं। अयोग्य एवं निर्बल उत्तराधिकारी। तो मौर्य जो अशोक था उसके बाद जो है मतलब उतना मजबूत सम्राट नहीं आ पाया, जो कि
साम्राज्य को पूरी तरह से मजबूती से बांधकर एक सूत्र में रख सके। तो ये एक कारण हो गया आयोग एवं निर्बल उत्तराधिकारी। प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण हो गया, ठीक है, अत्यधिक केंद्रीकरण हो गया। राष्ट्रीय चेतना का अभाव हो गया। आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं पैदा हो गई। फिर प्रांतीय शासकों का अत्याचार हो गया। जो प्रांत वगैरह उस में बने हुए थे मौर्य साम्राज्य के अंतर, वहाँ के जो शासक थे उसका अत्याचार बढ़ गया। फिर कर का जो कर वगैरह थे उसका टैक्स ज़्यादा हो गया, जिस कारण जो है ये सब पतन के कारण है। तो इसके मूल रूप से क्या क्या कारण हो गए? मौर्य वंश के पतन के मुख्य कारण क्या क्या हो गए? आयोग एवं निर्बल उत्तराधिकारी, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं, प्रांतीय शासकों के अत्याचार, करों की अधिकता। तो ये सब मुख्य पॉइंट है। ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। तो ये 4 ऑप्शन देंगे, 5 भी दे देंगे, या तो कहेंगे 1 2 या 2 या 3 ऐसे करके भी दे देंगे, या 3 दे देंगे और 1 गलत दे देंगे, इसमें से कौन सा नहीं है कौन सा है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये ज़रूरी है आपको याद रखना। आजकल जिस तरह का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम डाल दिए हैं कि कौन कौन से शासक आए और कौन कौन से इसका शासन अवधि है। तो हम सारे को नहीं पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट हमारे दृष्टि से है, जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उसको ही हम करेंगे। तो पहले देख लेते हैं देखने में क्या जाता है। तो मौर्य राजवंश के शासक देखिए कौन कौन से हैं। तो मौर्य राजवंश के शासकों के नाम देखिए, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, उसके बाद बिंदुसार मौर्य हो गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहा। फिर बिंदुसार मौर्य, ये 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक रहा। फिर आया अशोक मौर्य। अशोक मौर्य जो है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा। फिर ये सब आता है कुणाल मौर्य। फिर एक दशरथ मौर्य के बारे में जानते होंगे। तो अशोक का पोता कौन था? दशरथ मौर्य, ठीक है। तो ये 232 ईसा पूर्व से, ये सब मतलब इतना इसका शासन याद नहीं रखना है। मेनली 3 है, 3 मेनली कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य और अशोक मौर्य, ठीक है। और किसी को अगर पर्सनली ज़्यादा समझ और याद करने की क्षमता है तो याद रख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सब उतना ज़रूरी नहीं है। जो मेंस बीपीएससी यूपीएससी करते हैं उसके लिए ये सब ज़रूरी है, ठीक है। बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बस 3 काफ़ी है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य, अशोक मौर्य, ये सबको जानना है। बाकी आप देखिए अशोक मौर्य, कुणाल वगैरह का नाम सुने होंगे, दशरथ मौर्य, फिर है संप्रीति मौर्य, फिर है शालिशुक मौर्य, फिर है देवबर्मन मौर्य, फिर 8 नंबर में देखिए 8 नंबर में सत्यधनवन मौर्य, फिर है अंतिम में बृहद्रथ मौर्य, ठीक है। तो ये बृहद्रथ मौर्य जो है क्या था? अंतिम जो है मौर्य राजवंश का शासक था। इसकी जो है हत्या कौन कर दी? पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी और उसके बाद मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। उसके बाद शुंग राजवंश की स्थापना हो जाती है। तो देखिए अब हम मेन जो शासक रहे हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या है। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण राजा है, सम्राट हैं। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे। चंद्रगुप्त के सिंहासन संभालने से पहले सिकंदर ने उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया। क्या है? चंद्रगुप्त के सिंहासन संभालने से पहले सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर का आक्रमण जब नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद शासक था, उसी समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर ने क्या किया? उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था और 324 ईसा पूर्व में उसकी सेना विद्रोह की वजह से आगे का प्रचार छोड़ दिया। मतलब उसकी वो जो क्या नाम थे उसके? सिकंदर के जो सेना वगैरह थे वो जो है ब्यास नदी और महामारी और क्या बोलते हैं उसको, प्राकृतिक आपदा के वजह से ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो सिकंदर क्या है कि आगे का प्रचार, आगे का आक्रमण, आगे का प्रसार करना रोक कर वापस लौट गया। तो ये सब हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, जो सिकंदर का अभियान वाला वीडियो है, तो उसे आप देखिए,
तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा बढ़िया से। तो ईसा पूर्व में सेना के विद्रोह की वजह से आगे का प्रचार छोड़ दिया, जिससे भारत ग्रीक और स्थानीय शासकों द्वारा शासित भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्रों की विरासत सीधे तौर पर चंद्रगुप्त ने संभाली। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सीधी आज़ादी मिली, कोई उतना विरोध करने वाला नहीं था, क्योंकि यहाँ से मतलब कि चंद्रगुप्त जो सिकंदर था वो लौट गया, तो चंद्रगुप्त को कोई आक्रमण करने वाला उतना डायरेक्टली नहीं मिला। तो इस तरह से जो है क्या हुआ कि इसको अपना जो क्षेत्र था, साम्राज्य था, विस्तार करने में काफ़ी आसानी हुई। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि जिससे भारत छोड़ दिया, यहाँ पर प्रचार बंद कर दिया, जिससे भारत ग्रीक और स्थानीय शासकों द्वारा शासित भारतीय उपमहाद्वीप वाले क्षेत्रों की विरासत सीधे तौर पर चंद्रगुप्त ने संभाली। चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य, जिसे कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री भी थे, तो चंद्रगुप्त ने अपने गुरु चाणक्य के साथ एक नया साम्राज्य बनाया, राजचक्र के सिद्धांतों को लागू किया, एक बड़ी सेना का निर्माण किया, अपने साम्राज्य की सीमाओं को विस्तार करना जारी रखा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के विस्तार और इसको मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में इसके मंत्री, प्रधानमंत्री जो भी कह लीजिए, आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा रोल था। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य, देखो चंद्रगुप्त मौर्य के जो विशाल साम्राज्य थे उसमें कौन कौन से भाग सम्मिलित थे। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य में काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात तथा भिंड और कश्मीर के भूभाग सम्मिलित थे। तो बहुत बड़ा मतलब कि इसका साम्राज्य था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत किया था। देखिए क्या किया, यहाँ तक भूभाग में सम्मिलित थे, लेकिन ये जो है बाद में यहाँ तक अपना जो है क्षेत्र विस्तृत किया। तो कहाँ तक, देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर पूरब में बंगाल तक तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक जो है विस्तृत किया था। मतलब पूरे भारत पर इसने शासन किया, ऐसा हमारा इतिहास कह रहा है। अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चल गए थे, क्योंकि यह जैन धर्म का समर्थक था, जैन धर्म के जो है उपासक थे। जैन धर्म को इसने अपना मुख्य धर्म माना था। तो ये क्या किए, श्रवणबेलगोला गए और वहाँ पर जो है क्या किए कि सलेखना विधि एक होता है जो कि हम पढ़े थे, वो जैन धर्म में पढ़े थे सलेखना विधि। उसमें क्या होता है कि भूखे रहकर मतलब बिना अन्न जल लिए जो है प्राण त्यागना, वो सलेखना विधि कहलाता है। तो सलेखना विधि संबंधित किससे है, तो ये क्या बोलते हैं इसको, जैन धर्म से संबंधित है। तो जैन धर्म में हमने अध्ययन किया था। तो यहीं पर 298 ईसा पूर्व में सलेखना उपवास द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया। सलेखना का मतलब बिना अन्न जल लिए हुए। अब देखिए बिंदुसार मौर्य, अभी देख रहे हैं इसका पृष्ठभूमि, ठीक है। उसके बाद जितने भी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं सारे को हम कवर करेंगे। एक भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। बिंदुसार मौर्य, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र एवं उत्तराधिकारी थे, जिसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है और जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है। तो बिंदुसार के अन्य नाम है भद्रसार और सिंहसेन, ठीक है। तो भद्रसार कहाँ कहा गया है, वायु पुराण में, और जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है। यूनानी लेखक ने इन्हें अभिलोचेटस कहा है। यूनानी का नाम ही अलग रहता है, ठीक है। वो कुछो सेंडोकोटस उसको कह दिया, इसको देखो कह दिया है अभिलोचोटस, सब में चोटस चेटस यही सब लगा कर रख ले हैं। तो यूनानी लेखक इन्हें अभिलोचेटस कहा। यह 298 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की माता दुर्धरा थी, ठीक है। तो जैन ग्रंथ के अनुसार जो है इसकी माता का नाम जो है दुर्धरा थी। थेरवाद परंपरा के अनुसार वह ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। बिंदुसार जो है क्या, थेरवाद परंपरा के अनुसार वह
ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। बिंदुसार के समय में भारत के पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध अच्छा था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। तो ये याद रखना है, ये पूछा जाता है, ठीक है। सारा जो पॉइंट है, देखो बिंदुसार के दरबार में जो सीरिया के राजा थे, राजा एंटियोकस, उसने इसके दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। मिस्र के राजा टॉलमी के काल में, जो मिस्र के, देखिए सीरिया का राजा एक अलग है एंटियोकस, वो डायमेकस को भेजा। फिर है मिस्र एक अलग देश है। मिस्र के राजा टॉलमी के काल में डायनोसियस नामक राजदूत मौर्य दरबार में बिंदुसार के राजसभा में आया था। 2 राजदूत आया, एक डायनोसियस और डायमेकस, ठीक है, बिंदुसार के राजसभा दरबार में आया। अब दिव्यावदान क्या कह रहे हैं? दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। दिव्यावदान कोई राइटर वगैरह है, लेखक हैं, इसके अनुसार कह रहा है बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिन्हें दमन करने के लिए पहली बार सुसीम और दूसरी बार अशोक को भेजा। प्रशासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पिता का ही अनुसरण किया, मतलब कि जैसा चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन था उसी तरह का प्रशासन बिंदुसार का भी रहा। प्रति में उपराजा के रूप में कुमार नियुक्त किए। दिव्यावदान के अनुसार अशोक अवंती का उपराजा था। अशोक उस समय जो है अवंती का उपराजा था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद, जिसका प्रधान खल्लाटक था। तो बिंदुसार की सभा में जो है 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी, जिसका प्रधान कौन था? खल्लाटक था। बिंदुसार ने 25 वर्षों तक राज शासन किया। अंततः 272 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। तो इसको देख लिए बिंदुसार के। अब अशोक को देख लेते हैं। अशोक मौर्य। अशोक राजगद्दी प्राप्त होने के बाद अशोक को अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने में 4 वर्ष लगे। जब ये गद्दी पर बैठा तो इसको अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत करने में इसको 4 वर्ष लगे। इस कारण राज्यारोहण के 4 साल बाद 269 ईसा पूर्व में किया। मतलब इसने अपना राज्याभिषेक 4 साल बाद 269 ईसा पूर्व में किया। राज्यारोहण मतलब राज पर आसीन हुआ। वह 273 ईस्वी पूर्व में सिंहासन पर बैठा। तो इसका जो क्या नाम है, इसका पिता बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व में हो गई। इसका राज्यारोहण 4 साल बाद हुआ 269 ईसा पूर्व में। वह गद्दी पर बैठा 273 ईसा पूर्व में। अभिलेखों में उसे देवनाम प्रिय होगा, देवाना लिखा गया, देवनाम प्रिय एवं माजा एवं राजा आदि उपाधियों से संबोधित किया गया अभिलेखों में। हम सारे अभिलेख भी पढ़ेंगे, तो इसमें जो पृष्ठभूमि है उसको समझ लेते हैं, बाकी उसके बाद सारे को कवर करेंगे। मास्की तथा गुजरा के लेखों में उसका नाम अशोक तथा पुराणों में उसका अशोकवर्धन कहा गया है। तो देख लिए देवनाम प्रिय भी मिलता है, मास्की तथा गुजरा में जो है अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। तो पूछा जाता है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो मास्की तथा गुजरा अभिलेख में। अब पुराण में अशोकवर्धन कहा गया है। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार, मतलब श्रीलंकन अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था, लेकिन इस उत्तराधिकार के लिए कोई स्वतंत्र प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। ये सब फालतू ये चीज़ होगा, खुद भी समझ सकते हैं। कोई 99 भाई का हत्या करेगा और इसको 99 भाई होगा कैसे, हमको ये नहीं समझ में आता है। इसका बाप कितना शादी किया होगा। तो ठीक है, ये समझिए। इतिहास है तो इतिहास की तरफ पढ़िए। इतिहास जो है मतभेद का विषय है। कोई भी इतिहास जो है पूरी तरह से फैक्टेड नहीं है, ठीक है। इतिहास जो है सभी इतिहासकार सब तरह से लिखते हैं, सभी इतिहासकारों के बीच मतभेद होता है। तो हम जो पढ़ रहे हैं उसी के अनुसार क्वेश्चन भी आते हैं, मतभेदे पर ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको यही सब देखने के लिए मिलेगा सभी बुक में, तो इससे घबराना नहीं है। फिर दिव्यावदान में अशोक की माता का नाम, दिव्यावदान के अनुसार अशोक की माता का नाम
दिव्यादान में अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी है, जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। बौद्ध धर्म की सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार बिंदुसार की 16 पत्नियां एवं 101 संतानें थी। देखिए अब बौद्ध धर्म की सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार देख लीजिए, बिंदुसार की 16 पत्नियां 101 संतानें थी। तो इसी आधार पर जो है कह रहा है कि 99 को भाई को मार दिया होगा। तो ये देख ले सकते हैं, ये सब जो है पृष्ठभूमि है। ये सब कहानी के तौर पर पढ़ेंगे तो दिमाग में जो है बहुत सारा चीज़ बात रहता है। तो दिव्यादान में अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी है, जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। बौद्ध धर्म की सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार बिंदुसार की 16 पत्नियां और 101 संतानें थी, जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम सुसीम और सबसे छोटे बेटे का नाम तिस था। हमको तो गजब लगता है, अगर एक साल पर एक बच्चा पैदा होगा तो कम से कम 16 पत्नियां में से एक साल पर देगा तो 16 जगह 64, तो बहुत ही समय लग जाएगा। चलो ठीक है, जो भी है अपना इतिहास की तरह रखते हैं। इस प्रकार बिंदुसार के बाद मौर्य वंश का वारिस सुसीम था, किंतु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अशोक ने राजगद्दी के लिए उसे मार दिया। मतलब सुसीम को जो है मार दिया। ठीक है, कौन मार दिया? अशोक मार दिया। तो इस प्रकार देखें हम अशोक मौर्य के बारे में। फिर एक कुणाल मौर्य। कुणाल के बारे में आप तो जानते होंगे। कुणाल जब राजकुमार 7 बरस के हुए तो सम्राट ने कुणाल के शिक्षकों को कुणाल की शिक्षा शुरू करने के लिए प्राकृत भाषा में एक पत्र लिखा। अशोक की पत्नी जो चाहती थी कि राजगद्दी उसके पुत्र को मिले, वहां उपस्थित थी। उसने वह पत्र पढ़ लिया। उसके पत्र में चुपके से अ अक्षर के ऊपर एक बिंदु लगा दिया, जिससे अंधियु शब्द में परिवर्तित हो गया, जिसका अर्थ था राजकुमार को अंधा कर दिया जाए। पत्र को बिना दोबारा पढ़े सम्राट ने उस पर मुहर लगाकर भेज दिया। उज्जैन के पेशकार को उस पत्र को पढ़कर इतना धक्का लगा कि वह पढ़कर राजकुमार को नहीं सुना पाया। अंततः उस पत्र को राजकुमार ने स्वयं ही पढ़ा, यह जानते हुए कि मौर्य साम्राज्य में अभी तक किसी ने घर के मुखिया की बात का उल्लंघन नहीं किया। एक बुरा उदाहरण न बनने के लिए उन्होंने गर्म सलाखों से स्वयं को अंधा कर लिया। यह भी कहा जाता है कि कुणाल एक विद्रोही के दमन के लिए तक्षशिला भेज दिया गया। कुणाल को एक विद्रोही के दमन के लिए तक्षशिला भेजा गया, जिसमें वह सफल भी हो गए, किंतु बाद में तिसरक्षा ने छल से उन्हें अंधा कर दिया। सम्राट अशोक तथा रानी पद्मावती के सुपुत्र थे। तो देखिए 2 जगह 2 बात कही गई है। ठीक है, एक जगह ये कहा है कि गर्म सलाखों से स्वयं को अंधा कर लिया, और एक जगह गाया है कि किंतु बाद में तिसरक्षा ने छल से उन्हें अंधा कर दिया। तो इतिहास विवादों का विषय है, मतभेद है, तो इसमें टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि तक्षशिला कुणाल को विद्रोह दमन करने के लिए तक्षशिला भेजा गया था, किसे? तो कुणाल ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो ये सच है कि कुणाल को विद्रोह दमन करने के लिए तक्षशिला भेजा गया। बहुत सारे किताबों में इस तरह के बात लिखे हुए मिलते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो कुणाल मार देना है, क्या दिक्कत है? तो ये कुणाल मौर्य के बारे में सीधी सी बात यही कही गई है कि कुणाल जब 7 वर्ष के हुआ तो सम्राट अशोक को लगा कि अब इसके शिक्षा शुरू कर दी जानी चाहिए। तो ये क्या किया कि एक पत्र लिखा इसके गुरुओं को, शिक्षकों को, कि इसका पढ़ाई शुरू कर दिया जाए। तो उसमें जो पत्र में लिखा था, तो वहाँ पर जैसे कि इसकी पत्नियाँ तो अनेक थी, अशोक का तो अनेक पत्नियाँ थी। तो उनमें से एक पत्नी जो है वो चाहती थी कि नहीं, मेरा पुत्र जो है बाद में यहाँ राजगद्दी इसको मिले। तो क्या किया कि वो जो पत्र लिखा था अशोक सम्राट उसमें अ अक्षर के ऊपर एक बिंदु लगा दिया। तो वो शब्द क्या हो गया? अंधियु हो गया। तो अंधियु में परिवर्तित हो गया। अब पेशकार वहाँ पर जो था, जो पढ़कर
वो पत्र सुना था उसको, कुणाल को, तो वो पढ़ने से वो पढ़ा, उसको बहुत धक्का लगा और उसने नहीं कुछ बोला। ठीक है, अंततः वो क्या किया कि राजकुमार जो कुणाल थे, वो स्वयं जो है ये पढ़ा पत्र और देखा कि इसमें लिखा है कि अंधा बन कर दिया जाए। तो चूँकि उस सम्राट के बात का कोई भी उल्लंघन नहीं करता था, तो किसी को बुरा नहीं लगे, इसलिए उसने क्या किया, कुणाल ने स्वयं जो है गरम सलाखों से स्वयं को अंधा कर लिया। मतलब ऐसा ऐतिहासिक घटना कहा जाता है। ठीक है, स्वयं को अंधा कर लिया, तो यही सारांश था। अब यह भी कहा जाता है कि कुणाल को एक विद्रोही दमन करने के लिए तक्षशिला भेजा गया था, वह सफल हुए थे। ये भी सही बात है, ये भी लिखा गया बहुत जगह, तो अलग अलग बात है। ठीक है, तो देखिए फिर कहता है, किंतु बाद में तिष्ठरक्षा ने छल से उन्हें अंधा कर दिया। सम्राट अशोक तथा राणा पदवी, सम्राट अशोक तथा राणा पद्मावती के सुपुत्र थे। तो ये राणा पद्मावती तथा सम्राट अशोक के कुणाल जो है सपुत्र थे। जब वो जो रानी पत्र में गड़बड़ी करी, वो दूसरी पत्नी उसकी थी, मतलब उसकी अनेक पत्नियां थी, तो उन अनेक पत्नियों में से एक दूसरी पत्नी थी, रानी पद्मावती का पुत्र कुणाल था। अब देखिए दशरथ मौर्य के बारे में देखिए। दशरथ मौर्य 232 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध मौर्य वंश के सम्राट अशोक का ये पोता था। यह लगभग 232 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। अपने पितामह अशोक के समान ही उसने भी अनेक गुहाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, दशरथ मौर्य ने बिहार की नागार्जुन पहाड़ियों की कुछ गुफाएं आजीविकों को निवास के लिए दान कर दी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इन गुहाओं की दीवारों पर अंकित अभिलेखों से प्रकट होता है कि दशरथ भी अशोक की भांति देवनामपुरी की उपाधि से विभूषित था। यह कहना कठिन है कि वह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था या नहीं। ठीक है, तो देख रहे हैं कि बहुत जगह आपको मतभेद मिलेगा। इतिहासों का फैक्ट मतलब पूरी तरह से 100% जो है लिखा हुआ प्रमाण नहीं मिला, जिस कारण जो है अनुमान मतलब कि पूरी एग्जैक्ट जो है नहीं बताया गया है कि देखिए क्या कर रहा है। यह कहना कठिन है कि वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था या नहीं। इसका मतलब क्या है कि सोर्स जो है पूरी तरह से सही नहीं मिले हैं। तो जिस तरह का सोर्स मिला है, अनुमान के आधार पर इतिहास को लिखा गया है, क्योंकि प्राचीन काल के जो मौर्य साम्राज्य के इतिहास है वो अभिलेखों वगैरह से लिखे गए हैं। तो जितना मिला है उतना से ये सब तैयार किया गया है। तो देखिए हम बेसिक पढ़ लिए अशोक के बारे में, मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में। ठीक है, अब हम जो है क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी वगैरह पॉइंट्स बन सकते हैं, उसको हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से आपका जो है वन लाइनर शुरू होगा। जो भी पॉइंट्स है, जितने भी फैक्ट्स है, वन लाइनर, टू लाइनर जो भी है वगैरह वगैरह सारा को देखेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और इसके बाद इसकी जो पार्ट 2 मौर्य साम्राज्य की पार्ट 2 वीडियो लाएंगे। तो उसमें क्या करेंगे, हम सारे के सारे पॉइंट्स नोट्स को वन लाइनर, टू लाइनर थ्रू में कवर करेंगे। सारे अभिलेख, सारे जितने भी प्रशासन वगैरह हैं वो सारे के सारे कवर करेंगे, और वो जो है वीडियो काफ़ी स्पेशल होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।